हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष चंद आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में मानव पाचन तंत्र के दूसरे पार्ट यानी कि मुख और मुख गुहा के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने आपको बता दिया था सामान्य पाचन और हमें किसका पाचन करते हैं, यानी कि जो भोजन का पाचन करते हैं, क्यों करते हैं, वे सब बातें हमने पहले पार्ट में कर ली थी। अब आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे मुख और मुख गुहा के बारे में, कंप्लीट पाचन के बारे में। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पाचन तंत्र की, कि पाचन तंत्र कहते किसे हैं। तो पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को, किसको, जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जटिल कार्बनिक पदार्थों जटिल कार्बनिक पदार्थों को अपघटन करके सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ा जाता है। तो पाचन तंत्र किसे कहते हैं कि जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ा जाता है। कहने का मतलब यह है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वे क्या होता है कि जटिल होता है। हमने ब्रेड लिया, टोस्ट लिया या फैन लिया, जो कुछ भी लिया, ये सब क्या है, जटिल हैं। अब इनको जब सरल बनाते हैं तो ये सरल पाचन तंत्र क्या इसको किस में परिवर्तित कर देता है, ग्लूकोज में। तो इसको क्या, जटिल को किस में परिवर्तन बदल दिया, इसको ये किस में हो गया, इजी हो गया, यानी कि सरल हो गया। ठीक है। इसको यह है पाचन तंत्र की क्रिया। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पाचन के प्रकार कितने होते हैं। तो पाचन के जो प्रकार होते हैं, पाचन को दो प्रकारों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है अंतःकोशिकीय पाचन, और दूसरा होता है बाह्य कोशिकीय पाचन। ठीक है। अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि अंतःकोशिकीय क्या होता है, बाह्य कोशिकीय क्या होता है, और किन जीवों में अंतःकोशिकीय पाया जाता है और किन जीवों में बाह्य कोशिकीय पाया जाता है। अंतःकोशिकीय पाचन उसे कहते हैं जैसे ये कोई कोशिका है, ठीक है, और इसके अंदर जब पाचन की क्रिया होती है तो इसको कहते हैं अंतःकोशिकीय पाचन क्रिया। ठीक है। और यदि एक कोशिका के बाहर हो पाचन की क्रिया तो उसे कहते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन क्रिया। ठीक है। तो हमें क्या याद रखना, अंतःकोशिकीय पाचन क्रिया किसे कहेंगे, वह पाचन क्रिया जो कोशिका से बाहर होती हो उसे, जो कोशिका के अंदर होती हो उसे कहते हैं अंतःकोशिकीय, और जो कोशिका के बाहर हो उसे कहते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन क्रिया। ठीक है। अब ये किन किन में पाई जाती है। तो जो अंतःकोशिकीय होती है वह अमीबा में होता है, अमीबा में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है, और स्पंज में पाया जाता है। यानी कि लगभग जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें सब में पाया जाता है एक अंतःकोशिकीय पाचन क्रिया। ठीक है। अब बाह्य कोशिकीय पाचन क्रिया की बात करते हैं तो ये कहाँ होती है, कोशिका के बाहर में, यानी कि ये कोशिका है और इससे पाचन होता है बाहर में। इसको क्या कह रहे थे हम, बाह्य कोशिकीय पाचन। तो ये कौन कौन से जीव होते हैं जिन बाह्य कोशिकीय पाया जाता है, ये होता है एनेलिंडा। क्या होता है, एनेलिंडा। एक होता है मोलेस्का, और एक होता है कार्डेटा।
आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि कौन से जीव में बाह्य कोशिकीय पाचन क्रिया पाई जाती है, ऑप्शन दे देगा आपको, इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन मिलेगा, वह आपको क्या करना होगा, उत्तर टिक करना होगा। ठीक है। लेकिन कुछ जीवों में दोनों पाचन क्रिया पाई जाती हैं। ठीक है, हम उन्हें कह देते हैं मिश्रित पाचन क्रिया वाले जीव। तो वे कौन कौन से होते हैं? वे होते हैं स्लेंट्रेटा, और एक हो गया हमारा स्लेंट्रेटा और दूसरा हो जाएगा हमारा प्लेटी हेल्मी नथीज। ये हो जाता है प्लेटी हेल्मी नथीज। तो ये जो दो होते हैं इनमें पाया जाता है मिश्रित पाचन। ठीक है, इन दो जीवों में क्या पाया जाता है? मिश्रित पाचन। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से जीवों में मिश्रित पाचन क्रिया पाई जाती है, तो हमको ये याद रखना होगा स्लेंट्रेटा और प्लेटी हेल्मिनिज। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम मानव पाचन तंत्र के बारे में। तो जब मानव पाचन तंत्र की बात करते हैं, एक मिनट, मानव पाचन तंत्र पहले तो ये देख लीजिए किन किन को तोड़ता है। तो ये मानव पाचन तंत्र होता है जो हमने आपको भोजन बताए थे। ठीक है, भोजन को अवयव को पचाता है। ठीक है, तो अब अवयव को जब ये ग्रहण करता है तो हमने आपको अवयव कौन कौन से लिखाए थे? हमने आपको लिखाए थे जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, प्रोटीन और विटामिन। ठीक है, ये टोटल क्या हुए? हमारे भोजन का भी हुए। लेकिन जो पाचन होता है वो इनमें से सिर्फ जो कठोर अवयव होते हैं, जटिल अवयव होते हैं, उनका होता है, सरल अवयव का नहीं होता है। अब हम जानते हैं कि कठिन अवयव कौन से हैं और सरल अवयव कौन से हैं। तो इनमें से जो विटामिन, जो ये विटामिन और जल और खनिज, ये जो होते हैं ये होते हैं सरल। ठीक है, कौन सा अवयव होते हैं? सरल अवयव। और जो शेष रह गए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा, ये हो जाते हैं हमारे जटिल अवयव। अब जो हमारा जो पाचन होता है वे इन्हीं का ही होता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, क्योंकि ये जटिल होते हैं और हमारा पाचन तंत्र वे जटिल अवयव को ही सरल करता है। ठीक है, तो इनका पाचन होता है, नहीं कि विटामिन, जल का और खनिज का। अब आप ये पूछोगे इनका होता क्यों नहीं है? तो ये पहले से ही इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको पाचन करने की ज़रूरत नहीं होती है। कोशिका इनको डायरेक्ट ग्रहण कर लेती है, विटामिन को, जल को और खनिज को। खनिज में जैसे क्या क्या हो जाते हैं, इसमें हो जाता है जैसे फॉस्फोरस हुआ, कैल्शियम हुआ। ठीक है, जैसे कैल्शियम से हड्डियाँ पाई बन हुई होती हैं, फॉस्फोरस से में भी ऐसे ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है मानव पाचन तंत्र के। ठीक है, बाकी मैं आपको पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ में आप ये सब चीज़ें आपको स्पष्ट लिखी होंगी, उनसे देख लीजिए। ठीक है, अब मानव जो पाचन तंत्र होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? ये होता है आहार नाल, और दूसरा होता है सहायक पाचक ग्रंथियां, सहायक पाचक ग्रंथियां। ठीक है, तो मानव पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन सा? आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथियां। आहार नाल को हम एलिमेंट्री कैनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, और इसको हम एसेसरी
एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, इन दोनों को। अब हम पढ़ेंगे आहार नाल के बारे में कि आहार नाल क्या होता है। उसके बाद में पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। पाचन ग्रंथियाँ कौन, मैंने आपको नाम पाचन ग्रंथियों के लिखा ही दिए थे, आहार नाल के भी नाम लिखा दिए थे। आहार नाल वे होते हैं जो उसके अंग, जो पाचन क्रिया के जो अंग होते हैं उनको आहार नाल के अंग कहते हैं। और जो सहायक पाचक ग्रंथियाँ होती हैं वे भी हमने आपको बता दी थी, वे कौन कौन सी थी बताइए। तो वे कौन सी थी, अग्नाशय, ठीक है, यकृत जो पित्त होता है वे, और ये तीसरा था लार, ठीक है। ये थी हमारी पाचक ग्रंथियां। और आहारनाल के हमने आपको बता दिए थे, मुख, गुहा, मुख, जीभ, ये सब उसमें ही आ जाते हैं, जिनको हम एक एक करके सबको आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आहारनाल। जो ये आहारनाल होता है, ये इसकी संपूर्ण जो लंबाई होती है वे होती है 9 से 10 मीटर। कितनी होती है, 9 से 10 मीटर। अब ये होता क्या है आहारनाल, तो आहारनाल ये मुख से लेके, यानी कि ये मुख जो मुंह होता है, इस मुंह से लेके जितनी ये लंबी नली है ये गुदा तक, ठीक है, इसकी कंप्लीट लंबाई जो होती है वे 9 से 10 मीटर हो जाती है, और इसी को कहते हैं हम आहारनाल। आहारनाल। अब इसमें अंग कौन कौन से आ गए, फर्स्ट तो मुख आ गया, उसके बाद ग्रेसिका आ गई, उसके बाद ग्रासनली आ गई, ये हमारा आमाशय हो गया जिसको हम पेट कहते हैं। इसके बाद लीवर आ जाता है, यकृत, छोटी आंत आ जाती है, फिर बड़ी आंत आ जाती है, और लास्ट में आ जाता है गुदा। तो यानी कि आहारनाल हम किसे कहेंगे, आहारनाल हम उससे कहेंगे मुख से लेके गुदा तक के भाग को, जो पाचन क्रिया में भूमिका निभाता है, उसे हम कहते हैं आहारनाल, ठीक है, समझ आया होगा। अब बात करते हैं कि आहारनाल में भोजन लगभग कितने समय में पच जाता है। तो स्वस्थ मनुष्य में, जो स्वस्थ मनुष्य होता है जिसे कोई बीमारी नहीं होती है, उसमें जो भोजन है वे लगभग 24 से 72 घंटे में संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है। कितने समय में हो जाता है, 24 से 72 घंटे में, ठीक है। याद रखना आपको, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि स्वस्थ मनुष्य में भोजन पाचन क्रिया कितने समय में पूरी हो जाती है, तो वे हो जाती है 24 से 72 घंटे के मध्य, ठीक है। यानी कि जिनकी पाचन क्रिया तेज होगी वे कम समय लेगा, और जिनकी पाचन क्रिया ज़्यादा होगी वे ज़्यादा समय ले, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मुख के बारे में कि मुख में कौन कौन से अंग होते हैं जो हमें पाचन में भूमिका अदा करते हैं। एक एक को डिटेल से इस पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम ग्रेसिका से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुख एवं मुख गुहा की, ठीक है। मुख में हम कौन कौन से अंग आते हैं पाचन क्रिया में काम, और मुख गुहा में, ठीक है, दोनों में कौन कौन से अंग काम आते हैं वो चीज़ पढ़ेंगे। तो इनमें मुंह में आता है तालू, अलिजिवा, जीभ और दांत। अब इनका हम, और लार ग्रंथियों में आ जाती हैं अधोजीवा, अभिचुंबकीय और कर्णपुंड। इनको हम इसमें कंप्लीट पूरा करेंगे। ये मुख गुहा के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं, मुख गुहा के, ठीक है। इनके एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो मनुष्य का मुख होता है कैसा होता है, ये हमारा मुख होता है, ठीक है। ये चारों तरफ किससे ढका होता है, ये होठों का एक आवरण होता है जिसे हम होठ कहते हैं, उससे क्या होता है, ये ढका हुआ होता है, जो शुरुआती होता है। ये होठ तो सभी जानते हैं। ये होठ जो होते हैं एक पेशी के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं, पेशी के बने होते हैं। और इस पेशी को कहते हैं हम ऑर्बिक्युलेरिस। क्या कहते हैं, मैं आपको लिख देता हूँ, और बी क्यू लेरिस, ऑर्बिक्युलेरिस, ओरिस,
तो क्या नाम होगा इस हमारे होठों की पेशी का? ऑर्बिक्युलरिस पेरिस। ठीक है, तो हमें याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि होठ जो होते हैं किस पेशी के द्वारा बने हुए होते हैं, तो हम लिखेंगे ऑर्बिक्युलरिस ओरिस। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे दांतों की, फिर दांतों के बाद में हम बात करेंगे जीभ की, जीभ के बाद हम बात करेंगे ग्रंथि की। ऐसे हम इस आज पूरे पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम दांत पर। तो मानव के दांत के बारे में हम फर्स्ट बात करते हैं। तो जो मानव के दांत होते हैं, आप तो सभी जानते हैं कि ऊपर भी होते हैं, ऊपर का जबड़े में, और नीचे के जबड़े में भी दांत होते हैं। ठीक है, जब ये ऊपर के जबड़े के जो दांत होते हैं, पहली बात ये जो दांत बना होता है ये बना होता है डेंटाइन का। किसका बना होता है? डेंटाइन का। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि दांत किसके बने होते हैं, तो हम लिखेंगे डेंटाइन। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे जबड़े की, यानी कि इस दांत की रचना संरचना की। तो जो हमारा जो जबड़ा होता है, जो ऊपर का जो जबड़ा होता है, उस जबड़े में जो दांत होते हैं उसको क्या कहते हैं? मैक्सिलरी दांत। यानी कि ये जबड़ा हुआ और ये दांत हुए, तो इन दांतों को हम क्या कहेंगे? मैक्सिलरी दांत। ठीक है, मैक्सिलरी। मैक्सिलरी दांत। ठीक है, और नीचे के जबड़े के दांतों को फिर हम क्या कहेंगे? तो नीचे के जबड़े के दांतों को कहेंगे हम मैंडिबुलरी दांत। मैंडिबुलरी दांत। ठीक है, और अब इसके ऊपर जब अब दांतों की बात पूरी होगी, अब इन जबड़ों को क्या कहेंगे? तो ऊपर के जबड़े को कहते हैं मैक्सिलरी जबड़ा, और इसको कहते हैं मैंडिबुलरी जबड़ा, नीचे वाले जबड़े को। और नीचे वाला जबड़ा क्या होता है? चलायमान होता है। ठीक है, जबकि हमारा मैक्सिलरी जबड़ा क्या होता है? स्थायी होता है। ठीक है, ये तो आप जानते हो कि नीचे का जबड़ा हमारा इधर उधर हिलता रहता है, और इससे हमारे भोजन के पाचन में क्या होता है? सहयोग होता है, साथ में हमें बोलने में मदद करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं हम कर्कदंती दांत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? गर्ददंती। तो गर्ददंती दांत कौन से होते हैं? ऐसे दांत जो मसूड़ों में धसे होते हैं, जिन्हें थिंटू कहते हैं। जैसे मनुष्य का दांत, जो मनुष्य का दांत होता है वे क्या है? थिंटोकॉन्ट। यानी कि हिंदी गर्ददंती दांत, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं थिंटोकॉन्ट। लिख लो, THECODONT। ठीक है, इसको कहते हैं गर्ददंती, अंग्रेजी में बोलते हैं थिकोडोंट। ठीक है, तो हमारा जो मनुष्य का दांत है किस भाग में आता है? तो ये आता है गर्ददंती में। ठीक है, और ऐसे दांत जिनमें पैनापन होता है उसको कहता है बनोडोंट कहा जाता है। यानी कि जो जैसे चीता के दांत होते हैं वे क्या होते हैं? पैने होते हैं, नुकीले होते हैं। तो ये किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं बोनोडोंट में। किस में आ जाते हैं? बोनोडोंट में आ जाते हैं, जो दांत पैने होते हैं। ठीक है, और ऐसे दांत जो जीवन में दोबारा उगते हैं उनको थाइपोकोसोंट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? थाइपोसोकोंट। अब जो दांतों के प्रकार होते हैं, मानव में जो दांतों के प्रकार हैं वे कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो वे होते हैं 4 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब वे कौन कौन से होते हैं? कृंतक। कौन सा होता है? कृंतक। सेकंड होता है रदनक। थर्ड होता है अग्रचर्णक। चौवर्णक। और चौथा होता है चौवर्णक। अब हम इनके एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन से दांत कृंतक होते हैं, कौन से रदनक होते हैं और इनके क्या कार्य होते हैं।
इन दांतों को हम स्थायी दांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी दांत। ठीक है, तो ये कृंतक दांत होते हैं ये वाले, 1 और 2 जो दे रखे हैं, 1 और जो 2 संख्या हमें दे रखी है, आप देख लीजिए जूम करके, इनको हम कहते हैं कृंतक दांत। ठीक है, कृंतक का कार्य क्या होता है? भोजन को काटना। क्या होता है? भोजन को काटना। ठीक है, देख लीजिए क्या होता है? भोजन को काटना। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं हम रदनक। तो रदनक क्या होता है? तो रदनक जो हमारे कृंतक दांतों का जो अगला वाला दांत होता है उसी को क्या कहते हैं? हम रदनक कहते हैं। यानी कि जो 3 नंबर का दांत है इसको कहते हैं हम रदनक। और इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य होगा भोजन का चीर फाड़ करना। क्या होता है? चीर फाड़ करना। ठीक है, जो ये सामने का दांत होता है ना, जो ये नुकीला होता है, उसी को कहते हैं हम रदनक दांत। ठीक है, कृंतक जो हमारे सामने के चेहरे के जो सामने होते हैं ना ये दांत, ठीक है, यानी कि जो हमारा जबड़ा होता है उसमें जो सामने नुकीले दांत होते हैं, तो नुकीले दांतों के जो बीच के होते हैं उनको कहते हैं हम कृंतक, और उनके जो नुकीले दांत हुए उनको कहते हैं हम रदनक। और ये रदनक का कार्य क्या होता है? चीर फाड़ करना भोजन को। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। अगला देखते हैं अब हम। तो अगला बात करते हैं हम अग्रचरणवर्ग की। किसकी बात करते हैं? अग्रचरणवर्ग की। जो अब हमारे रदनक के दांत के जो पीछे के दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 2, 4 और 5 वाले। ठीक है, आप देख लो, ये जो हमारा रदनक दांत होता है उसके जस्ट पीछे के भाग में होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? भोजन को पीसना। क्या होता है? भोजन को पीसना होता है। ठीक है, क्या हो जाता है? भोजन को पीसना। ठीक है, अब बात करते हैं चौरणक की, यानी कि चौथा की। तो चौरणक कौन सा होता है? अग्र चौरणक के जस्ट पीछे वाले भाग को हम कहते हैं चौरणक। और इनका कार्य होता है, इनका कार्य भोजन को पीसना होता है। ठीक है, इन दो यानी कि अग्रचरणक और चौरणक दोनों का कार्य क्या हो जाता है? भोजन को पीसना। ठीक है, अब हमने पढ़ लिए थे कृंतक पढ़ लिया, रदनक पढ़ लिया, अग्रचरणक पढ़ लिया, चौरणक पढ़ लिया। अब इनकी बात करते हैं। दांतों के जो प्रकार होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो जाते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है स्थायी दांत और एक होता है अस्थायी दांत। अब अभी हमने जो पढ़े हुए क्या पढ़े? ये पढ़े हमने स्थायी दांत। क्या पढ़े हैं? स्थायी दांत। ठीक है, यानी कि स्थायी दांत को होते हैं जो मनुष्य के दूध के दांत टूटने के बाद जो दांत आते हैं उनको कहते हैं स्थायी दांत। और इनकी संख्या कितनी होती है? 32। कितनी होती है? 32। ठीक है, अब बात करते हैं हम अस्थायी दांतों की। तो जो अस्थायी दांत होते हैं इनकी संख्या होती है 20। वे कैसे होती है? ये हमारा जो जबड़ा होता है, ये ऊपर का जबड़ा हो गया, ये नीचे का जबड़ा हो गया, इनमें 10-10 होती हैं। यानी कि जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या होती है नीचे 10, ऊपर 10, ये टोटल हो जाते हैं 20। और इन्हीं को कहते हैं अस्थायी दांत। ठीक है, और इन ये होते हैं 7 से 2 साल तक की आयु में उगते हैं। ठीक है, एक और स्थायी दांत होता है, एक आपने सुना होगा अक्कल की डाढ़। क्या सुना होगा? अक्कल की डाढ़। उसको कहते हैं हम बुद्धिमत्ता दंत। ये हमेशा 18 वर्ष की उम्र के बाद आता है। और ये कब आता है? ये कहाँ पे आता है? ये लास्ट जो चौरणक होता है इसके पश्चिम भाग में, यानी कि पीछे का भाग में, यहाँ पे उगता है ये। ठीक है, कहाँ पे उगता है? ये जो हमारा चौरणक दांत होता है इनके पीछे उगते हैं। कौन? अक्कल की डाढ़। क्या कहते हैं? अक्कल की डाढ़। ठीक है, ये कब उगती है? 18 वर्ष के बाद में। कब उगती है? 18 वर्ष के बाद में। ठीक है, ध्यान रखना है। अब बात आती है जीभ की। हमने उसको पढ़ ही लिया, दांतों क्या कार्य होते हैं। तो दांतों का कुल मिला के कार्य को भोजन को काटना पीटना होता है।
भोजन के छोटे छोटे टुकड़े कार्य में आता है दांतों का काम। अब पढ़ेंगे हम जीभ के बारे में। अब हम पढ़ते हैं जीभ। जीभ का भोजन के पाचन में क्या कार्य होता है, क्या योगदान होता है और ये कैसी होती है। तो जीभ एक मुख्य तल में क्या है, एक पेशी है। क्या होती है, एक पेशी होती है जो भोजन को निगलने में आसानी बनाती है। ठीक है, जो भोजन को निगलने में आसानी बनाती है उसे कहते, इसका कार्य होता है जीभ का। ठीक है, अब जीभ की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। एक इसका होता है स्वाद जानना, उसको भी हम करेंगे। जो ये जीभ की ऊपरी सतह होती है, ये जो ऊपरी सतह है ये होती है पेपिला। क्या होती है, पेपिला। और ये पेपिला ही होती हैं हमारी क्या, स्वाद कलिकाएँ। क्या होती हैं, स्वाद कलिकाएँ। पेपिला क्या होती हैं, स्वाद कलिका। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि स्वाद कलिकाएँ किसकी बनी होती हैं, तो हमारा आंसर होगा पेपिला की। ठीक है, किसकी बनी होती हैं, पेपिला की। ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसके जो स्वाद ग्रंथि कितनी होती हैं। तो मनुष्य की जो स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं, स्वाद कलिकाएँ होती हैं, उनकी संख्या है 9000। कितनी है इनकी, जो ये छोटी छोटी जितनी भी जीभ पे कलिकाएँ हैं इनकी संख्या 9000 है, जो भोजन के स्वाद के बारे में बताती हैं। और ये इनमें से ये 9 से 10 दिन में आधी मर जाती हैं। कितनी, आधी कलिकाएँ नष्ट हो जाती हैं, लगभग 4500 के आसपास, और उनकी जगह नई कलिकाएँ आ जाती हैं। ठीक है, याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि कितनी कलिकाएँ होती हैं, तो हमारा आंसर होगा 9000। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन सा भाग हमें किस स्वाद का पता अनुभव कराता है। तो जो हमारा जीभ का अग्रभाग होता है, कौन सा अग्रभाग होता है, वे हमें मीठा का स्वाद देता है। जो पश्च भाग होता है वे हमें कड़वा का स्वाद देता है। और जो हम ये साइड होती हैं ये हमें खट्टे का अनुभव कराती हैं। और जो ये साइड के और अग्रभाग के जो मध्य वाला भाग होता है, ये वाला ये हमें नमकीन महसूस कराता है। कैसा, नमकीन स्वाद। आपसे इसमें से जीभ में से प्रश्न पूछ लेगा कि कौन सा जीभ का भाग कड़वा स्वाद देता है, तो हम लिखेंगे पश्च भाग। क्या लिखेंगे, पश्च भाग। याद रखना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम तालु। ठीक है, तो तालु क्या होता है, तालु जो होता है ये मुंह की छत होती है। यानी कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, सब जान भी पा रहे होंगे, इसको कहते हैं हम तालु। ठीक है, इसका जो नीचे का क्षेत्र होता है वे तो एकदम खुला होता है, और ये ऊपर का क्षेत्र होता है, ये ऊपर जो क्षेत्र होता है इस पर क्या बनी होती है, हमारी नासिका, जिसे क्या कहते हैं, नाक का क्षेत्र जो बना होता है वो तालु के ऊपर बना होता है। तालु 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ये एक तो ये अग्रभाग हो जाता है और ये पश्च भाग हो जाता है। अग्रभाग को बोलते हैं हम कठोर तालु। कठोर तालु, हमारी ग्रामीण भाषा में इसे क्या कहते हैं, तलवा। ठीक है, और जो ये पश्च भाग होता है इसको बोलते हैं हम नरम तालु। क्या कहते हैं, नरम तालु। अब इसका पाचन में क्या योगदान है, अब ये तो आप जानते होंगे। इसका पाचन में हम जैसे कोई खाना खा रहे हैं तो उसको पहलने से रोकता है तालु। ठीक है, तो हमने तालु के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन इससे कोई खास क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन मैंने आपको फिर भी इसको पढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लार ग्रंथियों की। अभी हमने पढ़ा था ना कि ग्रंथियाँ भी होती हैं, भोजन के पाचन में सहयोग करती हैं। तो अब हम जो पहली आ जाती है वो होती है लार ग्रंथि। पढ़ते हैं तो मुख गुहा के अंदर जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है वे कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 3। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। एक ये हो जाती है, एक ये हो जाती है,
और एक ये हो जाती है। कुल कितनी ग्रंथियां हुई? 3 ग्रंथियां। अब हम इनके बारे में एक एक जानेंगे कि इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है। ठीक है, फिर हम जानेंगे कि आखिर लार का कंप्लीट जो कार्य क्या हुआ, वो कार्य क्या है भोजन पाचन में। तो हम एक एक को पढ़ लेते हैं पहले कि कहाँ स्थित होती हैं, क्या इनका काम होता है। तो फर्स्ट जो लार ग्रंथि होती है वह होती है कर्णमूल। क्या होती है? कर्णमूल। इसको पैराटिड भी बोलते हैं। मैं पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा, मैं उसमें आपको लिख के दे दूंगा। उसको जो क्या कहते हैं, पैराटिड भी बोलते हैं। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। कैसी होती है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि। हम बात कर रहे हैं इसकी, तो ये होती है सबसे बड़ी लार ग्रंथि। इसको नाम से जानता है कर्णमूल। क्या होती है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि। याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछ लेगा कौन सी लार ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, तो हम लिखेंगे कर्णमूल। ठीक है। दूसरा, ये 20% लार स्रावित करती है, यानी जो हमारे मुख में जितनी लार स्रावित होती है, यानी कि 100% में से ये 20% अपना योगदान निभाती है लार में। ठीक है। इसकी जो आकृति होती है, यानी कि इसकी जो लंबाई होती है, वे 6 सेंटीमीटर लंबी होती है और 3 से 4 मीटर चौड़ी होती है और 30 ग्राम वजनी होती है। ठीक है। ये ग्रंथि की लंबाई कितनी हो जाती है? 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 से 4 सेंटीमीटर, और जो इसका वजन हो जाता है वह 30 ग्राम हो जाता है। और ये एक एंजाइम स्रावित करती है जो हमारे भोजन पाचन में सहयोग करता है। उस एंजाइम को कहते हैं हम एल्फा एमाइलेस एंजाइम। अच्छे से लिख देते हैं। उसको बोलते हैं हम एल्फा एमाइलस एंजाइम। ठीक है। ये भोजन के पाचन में सहयोग करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पाचन ग्रंथि पढ़ते हैं, अधोहनुलार ग्रंथि। अधोलोहनुलार ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये ऊपरी और निचले जबड़े के संधि स्थल के पास होती है, यानी कि जो ये होती है, ये ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के संधि स्थल के पास में होती है। इसको कहते हैं हम अधोहन। क्या कहते हैं? अधोहन लार ग्रंथि। ठीक है। इसको हम सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि भी बोलते हैं। ये जो ग्रंथि है वे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि ये जो हमारी ये फर्स्ट लिखाई थी हमने कर्णमूल लार ग्रंथि, इससे आकार में ये दूसरे नंबर पे होती है, यानी कि इससे ये छोटी होती है। ठीक है। ये जो हमारी मुख की में लार होती है उसका लगभग 60 से 70% योगदान देती है, यानी कि 60 से 70% जो लार होती है वो हमें अधोहनुलार ग्रंथि से बनती है। ठीक है। ये ग्रंथि जो होती है ये सीरस और बलगम ग्रंथि का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? सीरस और बलगम का मिश्रण होता है। और जो हमारी ये पैरोटिड ग्रंथि बताई थी हमने, यानी कर्णमूल जो ग्रंथि बताई थी, उसकी तुलना में इसकी लार जो होती है अधिक चिपचिपी होती है। ठीक है। ये हो जाती है हमारी अधोहन लार ग्रंथि। इसके बाद हमारी आती है सबसे लास्ट और सबसे छोटी सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है। ये होती है ये। ठीक है। ये यानी कि जो हमारा जबड़ा होता है, यानी कि जो जीभ होती है हमारी, जीभ के नीचे स्थित होती है ये सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है। ये लार का 5% श्रावण जो होता है, यानी कि जो 5% लार श्रावित होती है, वो इसका योगदान होता है सबलिंगुअल लार ग्रंथि का। अब जो कंप्लीट लार के बारे में बात करते हैं कि पाचन में क्या योगदान हुआ इस लार का, तो ये लार जो होती हैं
सेलेस्म, सेलेस्म जिसको म्यूसिन भी बोलते हैं, म्यूसिन, और टाइलिन, टाइलिन एंजाइम स्रावित करती हैं। ठीक है। अब ये जो टाइलिन एंजाइम होता है ये भोजन की मंड को यानी कि स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि लार का कौन सा जो एंजाइम होता है वो स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टाइलिन। ठीक है। अब हमने लार पढ़ लिया। अब हमारा आज इसमें रहा क्या, अब वो देखते हैं। उसके बाद आता है यूवुला। यूवुला जो होता है ये एक ढक्कन की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? ढक्कन की तरह कार्य करता है। ये एक मांस का छोटा सा टुकड़ा होता है जो क्या ऊतकों के द्वारा, ऊतकों का बना होता है। ये इसको कहते हैं यूवुला। ये यूवुला ढक्कन तरह कैसा कार्य करता है कि यहीं के जो मुंह है इसके लास्ट में, इसके यहाँ लास्ट में हमारे जो नाक की नली आती है, श्वास की नली, वे भी यहीं पे खुलती है। और ये हमारा भोजन का पाचन जो हम खाते हैं वे भी यहीं पे जाता है। तो जिस समय हम ये भोजन करते हैं उस समय ये जो हमारी श्वास नली आती है, जैसे हम ग्रास को निगलते हैं तो उस समय ये उसको चिपक जाता है, यानी कि हमारी श्वास नली को क्या कर देता है? बंद कर देता है। और हमारा जो इस ग्रास नली को जो रास्ता जाता है, इसके नीचे क्या होती है? ग्रास नली, तो ये उसके जाने के लिए रास्ता खोल देता है, यानी कि ये हमारी श्वास वाले को बंद कर देता है और उसके लिए खोल देता है। ठीक है। जब हम घास को निगलते हैं तो ये कार्य किसका होता है? यूवुला का होता है। ये भोजन को धक्का देता है यानी कि। ठीक है। तो आज के पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे ग्रास नली में भोजन, आमाशय में भोजन का पाचन। ठीक है। एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं कि मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है वे दो तरह से होती है। कितने तरीके से होती है? दो तरीके से। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है मैकेनिकल, जिसको हम यांत्रिक भी बोलते हैं, और एक होती है रासायनिक। ठीक है। जो हमारा मुख होता है उसमें जो हम भोजन पचाते हैं तो उसको वे होती है, यानी कि हम फिजिकल क्रिया कर रहे हैं, मुंह को ऊपर नीचे चला रहे हैं, तो उसको कहते हैं, वे हो जाती है मैकेनिकल क्रिया। ठीक है। यांत्रिक क्रिया होती है जो हमारी यहाँ से यानी कि ग्रासिका से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि लार से एंजाइम जैसे ही मिलते हैं तो उससे वहाँ से क्या रासायनिक क्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे कि ग्रास नली में भोजन कैसे पचता है, कैसा आमाशय में जाता है। तो आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे सुभाष स्टडी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो आपको यहीं पे मिल सकें आसानी से। और पीडीएफ लेने के लिए, वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पे सभी क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। साथ में इस वीडियो को जब ये हमारा पार्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद हम इस पार्ट से उठने वाले सभी क्वेश्चनों को बारीकी से करेंगे। थैंक यू।